हिसार के एक पत्रकार थे, उन्होंने एक लेख लिखा, जाटों की दूसरी भूल। पहली भूल हमारे जवाहर सिंह ने की, वहाँ के ब्राह्मणों ने बहका दिया कि तुम तो यहाँ पर अपने मामा की बलि दे करके आए हो, तुम्हारे लिए किला शुभ नहीं है। और वो भोला किसान था, भोला जाट था, भोला राजा था, वहाँ उसके लाल किले के गेट को उतार लिया और एक तख्त उठा लिया, डीग ला करके छोड़ दिया, किला छोड़ दिया। अगर वो किला नहीं छोड़ते तो 500 साल पहले हम आजाद हो जाते, हमारी ताकत वहां पर होती। दूसरी गलती कब थी राजनीतिक गलती, जो चौधरी देवीलाल को पार्लियामेंट बोर्ड ने अपना नेता स्वीकार कर लिया और अपनी पगड़ी उतार करके कहा मैं तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को सौंप रहा हूं। तो इस प्रकार की गलतियां हम कई बार करते हैं। वैदिक आश्रम पिपलाडी के अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती को कि वेद की ऋचाई, पंचतंत्र की कथाएं, वेद उपनिषद पुराण और कहीं मिलते हैं। वीर तेजा जैसा गान और उनकी सत्यवादिता हम सबके बीच में है। श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद जी। तेजा जी महाराज की जयपुर के हृदय बिरला सभागार में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं की टीम वीर तेजा सेना के रूप में जो काफी समय से जाट समाज में संगठन और जागृति का काम कर रही है, इस संस्था के तत्वावधान में राष्ट्रीय तेजा संवाद इस नाम से आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए संस्थाओं के निर्देशक, अनेक संस्थाओं के संचालक, समाज के प्रबुद्धजन, हमारी सभी माताएं बहनें और सभी युवा साथी। ये नाम क्योंकि ओंकार जी ने रखा, शायद इसी की सोच होगी। तेजा संवाद राष्ट्रीय संवाद के रूप में, पहले तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि नाम का बहुत बड़ा असर पड़ता है और आज इस चिंतन के करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। संवाद का अर्थ क्या होता है? एक आदमी सामने से आया, उसने कहा राम राम सा, और सामने से जवाब आया कि राम राम सा। ये संवाद है। आपस में सभ्यता पूर्वक चिंतन मनन, बैठना, बोलना, ये सब संवाद के अंग हैं। और जिस समाज में, जिस कौम में, जिस परिवार में संवाद समाप्त हो जाता है, वो समाज, वो कौम, वो संगठन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज इन्होंने एक पहल की और पहल के रूप में अभी विधानसभा के अंदर हमारे जो युवा साथी और जितने भी विधायक चुनाव में जीत करके आए इस कौम के, उनका सम्मान करने की इनकी भावना बनी। मेरे पास सचिन, श्रीराम, ओंकार जी, रामचंद्र जी, सब लोग आए और मुझे आकर के कहा स्वामी जी हम एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करिए। तो मैंने आपका कहा बहुत अच्छी बात है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपशैलीन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। यदि हम समाज में यश बढ़ाना चाहते हैं, बल ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो हम अपने बड़ों का सम्मान करना सीखें। और 3 प्रकार से आदमी बड़ा होता है, हमारे यहाँ कहा गया है, ज्ञान से, पद से और आयु से। पद से आदमी बड़ा हो सकता है। आप देखते हैं किसी कार्यालय के अंदर, दफ्तर में एक व्यक्ति 50 साल की उम्र है, लेकिन 4th क्लास का कर्मचारी, उम्र तो 50 साल उसकी है, लेकिन उसमें बैठने वाला आईएएस जो आईपीएस अधिकारी है, उसकी उम्र केवल 30 साल है, तो वो उसका सम्मान करेगा। वहां यदि कोई सिपाही खड़ा है 50 साल का, तो उसको सैल्यूट करेगा। वो पद की गरिमा है। हमारे पूज्य महाराज श्री अभी गा रहे थे, उम्र में चाहे छोटे हो लेकिन एक संत है, ज्ञान के प्रतीक हैं, हम चरण छूते हैं, ये ज्ञान का सम्मान है। हमारे गुरुजन
कितने संस्थाओं के संचालक विद्वान अध्यापक यहाँ बैठे हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि उनके सामने जब उनके छात्र आते हैं तो उनका सिर उनके चरणों तरफ झुकता है। ये ज्ञान का सम्मान है, वो आयु का सम्मान है। हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं, माता पिता दादा दादी या समाज के और भी जितने प्रतिष्ठित बुजुर्ग आदमी हैं, उनका सम्मान करना हमारा शिष्टाचार बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा आभार बनता है। और जिस कौम में सम्मान की भाव होती है वो बहुत बड़ी बात होती है। क्रांतिकारी हुए राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने एक बात लिखी कि जो राष्ट्र शिक्षित नहीं होगा, संस्कारित नहीं होगा, उन्होंने एक बात कही और मैं उस बात से प्रेरित हुआ। मेरे घर छोड़ने का कारण ही उनका एक कोटेशन बना। उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्ति का शोषण नहीं होता और संस्कारित व्यक्ति का पतन नहीं होता, और जो कौम शिक्षित संस्कारित होगी वो न पतित होगी न उसका शोषण कर सकेगा कोई। संगठन तीसरी ताकत है। ये तीनों चीज मिल जाएंगी, संस्कार मिल जाएगा, शिक्षा मिल जाएगी और संगठन मिल जाएगा। मैं आज आपको दावे से कह सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उस कौम को झुका सके और उसको आगे कर सके। इसलिए आज यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। एक मेरा आपसे निवेदन है, मंच के साथियों से भी और सामने बैठे हैं आपसे भी, हमें अध्ययन करना चाहिए। हमारी कौम का इतिहास बहुत उज्जवल इतिहास है। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे पढ़ने पढ़ाने की प्रवृत्ति रही है, और मुझे कोई व्यक्ति आश्रम में जब आता है तो मैं उसको पुस्तक देता हूं। अध्ययन करना चाहिए, अपने इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अतीत को नहीं जानता उसका वर्तमान और भविष्य अंधकार में रहता है। हम अपने अतीत को जाने, और आपका अतीत बहुत गौरवमय अतीत है। आपने मंच पर कुछ महापुरुषों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। इनमें एक चित्र है महाराजा सूरजमल। ये वो ताकत थी, हिंदुस्तान का साहित्य को राजा होगा जिसने अपने जीवन में एक भी युद्ध हारा नहीं। इतना बड़ा गौरव इतिहास, ऐसा अतीत, ऐसा आइडियल दुनिया में किसके पास होगा? वो आपके पास है। हमारी बहनें बैठी हैं, मैं निवेदन करूंगा, जहां महाराजा सूरजमल को पढ़ते हैं, जहां हम जवाहर सिंह को पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। आपको किशोरी को पढ़ना चाहिए। किशोरी कौन थी? महाराजा सूरजमल की पत्नी थी। जब दिल्ली के लाल किले पर चढ़ाई की, और वो भी एक आन बान और शान को ललकार दी, एक सम्मान के लिए बात उठी। उन्होंने चढ़ाई की, सेना अंदर घुस गई, हाथी को आगे बढ़ाते, किले के अंदर लंबे लंबे भाले लगे हुए थे, हाथी पीछे हट जाता। महाराजा सूरजमल का बलिदान हो गया था और उस बलिदान का बदला लेने के लिए जवाहर सिंह गए थे। उस समय किशोरी, जो सूरजमल जी की पत्नी थी, जवाहर सिंह की मां थी, वो हाथी पर सवार थी। उसने देखा इस तरह से ये लाल किला का दरवाजा टूटने वाला नहीं है। उनके भाई बलराम थे। उसने कहा, बलराम अब भात भरने का समय आ गया है। रजाई ऊपर से फेंकी, बलराम ने रजाई लपेटी और लाल किले के दरवाजे पर छाती तान करके खड़ा हो गया। हाथी आगे बढ़ाया, जवाहर सिंह घबराए, लेकिन उसी समय किशोरी ने कहा, तू पीछे हट, तेरे बस की बात नहीं है, मेरा भाई आज भात भरने के लिए आया है। और वो खुद हाथी के ऊपर सवार हुई, हाथी को आगे बढ़ाया और गेट को तोड़ दिया। और गेट को तोड़ने के बाद अंदर घुस गए, किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन हमारी कई गलतियां होती हैं। हिसार के एक पत्रकार थे, उन्होंने एक लेख लिखा, जाटों की दूसरी भूल। पहली भूल महाराजा जवाहर सिंह ने की, उन्होंने वहाँ के ब्राह्मणों ने बहका दिया कि तुम तो यहाँ पर अपने मामा की बलि दे करके आए हो, तुम्हारे लिए किला शुभ नहीं है। और वो भोला किसान था, भोला जाट था, भोला राजा था। वहाँ उसके लाल किले के गेट को उतार लिया और एक तख्त उठा लिया, डीग ला करके छोड़ दिया, किला छोड़ दिया। अगर वो किला नहीं छोड़ते तो 500 साल पहले हम आजाद हो जाते। हमारी ताकत वहां पर होती। दूसरी गलती कब थी राजनीतिक गलती। जो चौधरी देवीलाल को पार्लियामेंट बोर्ड ने अपना नेता स्वीकार कर लिया और अपनी पगड़ी उतार करके कहा, मैं तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को सौंप रहा हूं। तो इस प्रकार की गलतियां हम कई बार करते हैं।
तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारा इतिहास बहुत उज्जवल है, हम आगे बढ़ सकते थे लेकिन हमें रोका गया। और कैसे रोका गया? शिक्षा के क्षेत्र में रोका गया। सर चौधरी छोटूराम ने पहली बार हिम्मत की और 1916 में रोहतक में पहली बार कोई जाट समाज का स्कूल खोला। आज वो जाट महाविद्यालय के रूप में अनेक संस्थाओं के रूप में खड़ा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सर छाजूराम ने उनको धन दिया। अभी विषय ओंकार जी कह रहे थे शिक्षा, धन, ये सब चीजें चाहिए, तो उन्होंने धन दिया और धन के बलबूते पर वो आगे बढ़े। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने आप धन की कमी नहीं है, धन नियोजन की जरूरत है। धन को हम किस तरह से खर्च करें इसकी आवश्यकता है। जाट को धन कमाना खूब आता है, खर्चना नहीं आता। इसलिए यदि हम अपने धन का व्यवस्था ठीक करना शुरू कर दें तो हम किसी से पीछे नहीं हो सकते। इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े भक्त हुए। तेजा जी की बात तो आप सुनते ही हैं। श्रद्धेय स्वामी ओमानंद जी महाराज जो 16-17 भाषाओं के जानने थे, राष्ट्र पंडित की उपाधि उनको मिली। पुरातत्व में आज तक उन जैसा विद्वान नहीं हुआ। स्वामी केशवानंद जी महाराज जिन्होंने आज़ादी से पहले शेखावाटी और बीकानेर स्टेट में 500 के आसपास विद्यालय खोले। तो हमारे यहाँ संतों की कमी नहीं, शिक्षाविदों की कमी नहीं, वीर महिलाओं की कमी नहीं। कमी है तो एकमात्र ये है कि चौधरी छोटूराम ने एक बात कही थी, बोले किसान मेरी 2 बात मान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। अब हम यहाँ भी मार खाते हैं अभी। तो हम आपस में हमारी बोलचाल, हमारी भाषा, हम एक दूसरे का सम्मान और अपना कौन है और पराया कौन है इसकी पहचान जिस दिन कर लेंगे उस दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं पुनः हमारे युवा साथियों को, भाई श्रीराम को, सचिन को, ओंकार और उनकी पूरी टीम, 25-30 युवाओं की टीम है। धीरे धीरे ये राज्य में भी बढ़ेंगे और सनई सनई ये लोग पूरे देश में भी पहुंचेंगे। और व्यापक संगठन जब खड़ा हो जाएगा, एक ताकत खड़ी होगी, तब हमारा युवा संस्कारित होगा। मैंने उनको एक बात कही कि अपने युवाओं के संस्कारों के कैंप लगाओ, उनको शरीर से मजबूत बनाओ, उनको बलवान बनाओ। आज एजुकेशन के क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा कि जितनी मजबूत जाटों की संस्थाएं हैं इतनी दुनिया में किसी की भी नहीं है। आप आंकड़े उठाकर देख लें। और मुझे नहीं कहना चाहिए इस मंच से, हमारे लोग कई बार कहते हैं महाराज नजर लग जाएगी। कोटा में रोज सुसाइड की घटनाएं होती हैं। सीकर बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? कि ये लोग खुद अपनी निगरानी करते हैं, खुद संस्कारित हैं, एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं। मैं भी समय समय पर इनको प्रेरित करता रहता हूं कि अपने को देखना है कि इस चीज को, हाँ केवल मात्र आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला नहीं रहे, आप निर्माण कर रहे हैं और ऐसे बच्चों का निर्माण कर रहे हैं। आज अपना क्षेत्र इस मामले में हम आगे बढ़े। हमारे बच्चे आज RAS हैं, IPS हैं, IAS हैं। उद्योग जगत के अंदर हमने बहुत प्रगति की है। आवश्यकता एक मंच पर आने की है। और मैं ये बच्चे उम्र में बहुत कम है, मेरे से तो 1/3 आयु इनकी है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने आज वो करके दिखा दिया जिसकी जरूरत थी। सब लोगों को एक मंच पर बिठा दिया। आप सबसे मेरी निवेदन है, हम सब मिलकर के बैठे, मिलकर के चलें। वेद भगवान ने कहा संगच्छध्वम संगवदध्वम संगो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संग जाना नाम उपासते। हम मिलकर के चलें, मिलकर के बोलें, मिलकर के बैठें, मिलकर के खाएं। जब हमारी ये भावना हो जाएगी तो फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लोग आप में फूट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा विवेक यदि जागृत रहेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरी इन युवाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सभी लोग इनका उत्साहवर्धन करने के लिए, समाज की एकता दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आपका भी आभार व्यक्त करूँगा। संघे शुक्ति कलौ युगे, शक्ति कलयुग में संगठन की है। अगर संगठन किसी के पास है वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, देश पर राज कर सकता है। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और आशा करूँगा कि हम इसी तरह से इकट्ठे मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे। बहुत बहुत आभार। भारत माता की, तेजाजी महाराज की। धन्यवाद।